तो बेटा अब हम लोग ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर के सेक्शन 2 पे आ गए हैं, एक्सरसाइज 2 जो होती है 3.2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने एक्सरसाइज 3.1 में देखा कि बेसिकली हमारे जो भी एक्स और वाई की अलग अलग सिचुएशंस थी उनको हम लोग इक्वेशन बना करके ग्राफ पे प्लॉट कर लेते थे, और वो ग्राफ जो होते थे वो लाइंस होते थे। तो मैं अगर एनसीईआरटी पे वापस जंप करूं तो ये कह रहे हैं कि हम लोग अगर पिछला एग्जाम्पल देखें, मतलब ऑब्वियसली तुमको इसके लिए 3.1 वाला वीडियो देखना पड़ेगा, पीछे वाली एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी। तो वहां पर पहला केस था, एक वो लड़की थी अखिला जो कि या तो जाइंट व्हील पे राइड ले रही थी या उपला खेल रही थी। तो उसकी दो इक्वेशन बनी थी, एक थी x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो और दूसरी थी 3x फोर वाई इक्वल टू 20। और उन्होंने जब इक्वेशंस बनाई थी तो वो दोनों जाकर के 4,2 एक पॉइंट था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ तुमको, पीछे वाला जा सकते हैं। ये दोनों को एक लाइन की इक्वेशन बनाई थी, फिर 4,2 पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, यानी कि 4x इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल टू 2 ऐसे पॉइंट हैं जो कि दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ऐसा कभी हो, यानी कि मैं मेरे पास दो पेयर ऑफ मतलब मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो और दोनों की लाइनें कहीं पर इंटरसेक्ट करें, तो हम कहेंगे कि देयर इज वन एंड ओनली वन सोल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बिकॉज अगर दो लाइनें एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वे दोबारा कहीं और इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब उस एग्जाम्पल में क्या हो गया कि अखिला ने 4 बार जाइंट व्हील राइड किया होगा और 2 बार हुपला खेला होगा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था जो कि हम लोग एग्जाम्पल 2 में देख रहे थे, इसमें क्या हुआ था कि एक इक्वेशन थी 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन थी 4x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 18। दोनों के ग्राफ बनाए थे, तो इनके दोनों लाइनों के ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, देवर कोइंसिडेंट। तो इसमें जैसे मान लो ये वो लाइनों की दोनों की इक्वेशन बन गई, तो चाहे 0,3 ले लें, चाहे 3,1 ले लें, चाहे 4.5,0 ले लें, ये सारे ही के सारे पॉइंट जो हैं वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हैं तो हम कहेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बिकॉज ऑब्वियसली उस लाइन का हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, तीसरा केस जो है वो था जब इन्होंने दो रेल की लाइंस की इक्वेशंस लिखी थी। तो यहां पर उनकी जब इक्वेशन को प्लॉट किया था तो दो पैरेलल लाइंस बन करके आ गई थी। अब पैरेलल लाइंस आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हम कहेंगे इसके लिए देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है। तो यहां पर उन्होंने एक वर्ड और कॉइन किया जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो पहले अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, लाइनें ओवरलैप कर रही हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और अगर लाइनें पैरेलल हैं तो हम कह रहे हैं देयर इज नो सोल्यूशन। तो कह रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सोल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जैसे सपोज करो मैं तुमसे कहूं कि एक पेयर पास पेयर ऑफ एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8। तो तुम कहोगे नहीं कि ऐसा 2x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 है तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, और अभी आप कहते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है x प्लस वाई 5 भी हो जाए और x प्लस वाई की वैल्यू 4 भी हो जाए? तो ऐसे कोई भी x और y नहीं मिल सकते जो दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर ले, इसलिए हम ऐसी इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो नो सोल्यूशन वाली को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। उसके बाद जो जिसमें सोल्यूशन है, a pair of linear equation in two variable which has a solution is called a consistent pair of linear equations। मतलब चाहे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला केस हो चाहे यूनिक सोल्यूशन वाला केस हो, उसमें देयर आर सोल्यूशंस, देयरफॉर हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है। ये ठीक बात है। क्लियर हुई है ना? अब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दो केसेस हो सकते हैं, या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे या तो यूनिक सोल्यूशन होंगे। अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं तो हम इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं डिपेंडेंट पेयर्स। ठीक है। जो दोनों इक्वेशंस हैं वो डिपेंडेंट हैं। ठीक है। और इसमें कौन सा पेयर? यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता दूं तो इंग्लिश से ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। 3 तरह के केसेस हैं। एक ये है कि लाइनें पैरेलल हों, एक लाइनें ओवरलैपिंग हों, और
एक है कि लाइनें इंटरसेक्टिंग में। ठीक है, तो ये जो पैरेलल लाइन वाली दो इक्वेशन है, इनके लिए वर्ड है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और बिकॉज में सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है ना। हम्म, और ये दोनों जो केसेस हैं, इनके लिए वर्ड है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। बिकॉज एटलीस्ट सोल्यूशन तो कोई है। इनकंसिस्टेंट केसेस में ये जो केस है जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, यहां पर हम अपने इक्वेशंस को डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब जो मेरी इक्वेशंस हैं, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट इक्वेशंस। ठीक है, तो बेसिकली यूनिक सोल्यूशन में हमने कहा कंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ इक्वेशन है। अगर पैरेलल लाइनें हैं, यानी कि नो सोल्यूशन वाले केस है, बोला इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। और अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं, तो हम कहेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। ठीक है, हाँ। हालांकि मैंने एनसीईआरटी में कहा नहीं, लेकिन अगर इसको डिपेंडेंट कह रहे हैं, इसको नॉन डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी कह सकते हैं, बिकॉज वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा ये जो तीनों मेरे पास एग्जाम्पल थे, तीनों एग्जाम्पल पीछे से आए हुए हैं, देख लेना। जो कंसिस्टेंट वाली थी, उसके दो केसेस थे, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाले। और उसके बाद पैरेलल लाइन वाली जो थी वो इनकंसिस्टेंट थी। तीनों की इक्वेशन यहां पर लिख दी इन्होंने। तो ये जो अखिला वाला प्रॉब्लम था, उसकी इक्वेशन है x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, 3x प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। ये वो वाला केस था 2x प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो और 4x प्लस सिक्स वाई माइनस एटीन इक्वल टू जीरो। और ये रेलवे लाइन वाला केस था x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो और 2x प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। पीछे से सवाल। अब इन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, एक टेबल बनाई 3.4, चूंकि इन्होंने बनाई रखी इसलिए मैं अपने आप से नहीं लिख रहा हूं। उन्होंने कहा यार तीनों केसेस के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो पहला जो अखिला वाला केस था, उसमें a1/a2 की वैल्यू गई 1/3। कोई दिक्कत? नहीं। b1/b2 की वैल्यू की -2/4 और c1/c2 की हाँ, वैल्यू गई, यहाँ पे कोई c ही नहीं है तो 0/-20 0। ठीक है। ठीक है, फिर जहां पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन थे, वहां पर a1/a2 की वैल्यू 2/4, b1/b2 की वैल्यू 3/6 और c1/c2 हाँ, की वैल्यू -9/-18। ठीक है, क्योंकि बेसिकली तीनों हाँ, हाफ 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 हो गए। ठीक है, और जो तीसरा केस था x प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, वहां पर a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू 2/4 और c1/c2 की वैल्यू -4/12, हाँ, -4/-12। ठीक है, तो यहां से क्या निकल करके आ गया कि अगर मेरे पास यूनिक सोल्यूशन है, तो a1/a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, अगर a1/a2 यहाँ पे 1/3 है, b1/b2 माइनस हाफ है, अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो मेरे पास ये यूनिक सोल्यूशन वाला केस हो गया। ठीक है, ठीक है। मैं ये ना स्टेट कर दिया कि अगर इफ a1 अब upon हाँ, a2 is not equal to b1 upon b2 तो एक दिस बात, इज यूनिक थ्योरम टाइप ये का। थ्योरम टाइप का हो गया। फिर यहां से आए, हम्म, कहा अगर इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो मेरे पास दो केसेस हो हम्म, जाएंगे। ठीक है, एक कि जो a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल हैं, क्या उसकी वैल्यू c1/c2 के भी इक्वल है, या a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हैं, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। ये तो बात होगी। पहली बात चेक करेंगे हाँ, a1/a2 b1/b2, a1a2 b1b2 का रेशो देखा, अगर वो इक्वल नहीं तो यूनिक हो गया। अगर वही रेशो हाँ, c1c2 का है, तो ये बेसिकली कंसिस्टेंट डिपेंडेंट इक्वेशन हो गई।
यानी कि बेसिकली इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला केस हो गया। ठीक है। और अगर a1 बाई ठीक a2 है। इज इक्वल टू b1 बाई b2 है लेकिन वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गई, या ये नो सोल्यूशन वाला केस हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गई। ठीक है। ठीक है। तो पहले a1 a2 b1 b2 को चेक कर लेंगे। अगर a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है तो फिर हमको c1 c2 देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो यूनिक सोल्यूशन होना ही होना है। अगर a1 बाई ठीक a2 है। इक्वल टू b1 बाई b2 है तो फिर c1 बाई c2 को भी देखेंगे, और उसके हिसाब से मेरे 3 अलग अलग केसेस हो गए। ठीक है। है। तो ये इन्होंने रेशियो कंपेयर करके बातें कर ली कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, वन सोल्यूशन a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो सेम है तो कॉन्सिडेंट लाइन है, ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। a1 a2 b1 b2 का रेशियो सेम है लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइन नो सोल्यूशन। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली अब हमारा काम क्या हो गया कि फिर हमारे पास अगर इक्वेशन है तो एक्चुअली हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक्चुअली हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग खाली देख करके ही इक्वेशन में कोफिशिएंट का रेशियो लेकर के बता सकते हैं कि ये यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, या नो सोल्यूशन का केस है। ठीक है। तो और अगर मान लो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, हम ग्राफ बना करके और उसके सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही सोल्यूशन है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला और एग्जाम्पल, बाकी दोनों के लिए फिर फिर अगर नो सोल्यूशन है तो देखना सोल्यूशन ही पड़ेगा नहीं ना है, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो फिर तो कई सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन निकालने का मतलब एक यूनिक सोल्यूशन कोई मतलब ही नहीं हुआ, कोई भी एक्स की वैल्यू डाल करके वाई की वैल्यू निकाल लो, वो सभी सोल्यूशन है। ठीक है। एग्जाम्पल 4 में कह रहे हैं चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो अभी क्या कहते हैं, इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल 4 दे दिया है लेकिन इसमें इन्होंने a1 a2 b1 b2 वाला जो रेशियो था उसकी बात नहीं की है। ठीक है। पर हम वैसे देख के बता सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने नहीं की लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इसका रेशियो 1/2 है, x के कोफिशिएंट का रेशियो, और b के कोफिशिएंट का रेशियो -1 है, 3/-3। तो यानी कि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा। तो तुम्हें क्या करना है, दोनों के ग्राफ बनाने, सॉल्व करके सोल्यूशन निकालना है। ठीक है। मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, ये खुद से सॉल्व करके देखो, उसके बाद आगे काम करते हैं। तो बेटा पहले की तरह से इन्होंने क्या किया कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 लिए। तो इन्होंने तो क्या किया भाई, दो दो पॉइंट ही लिए। तो x को 0 और 6 लेकर के y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x को 0 और 6 लेकर के y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और फिर इनके ग्राफ बनाए। तो दोनों ही जो ग्राफ हैं वो 6,0 पे इंटरसेक्ट कर गए। जो 6,0 हो गया वो इसका सोल्यूशन हो गया। क्लियरली चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 6,0 डालेंगे तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, ये भी सही है, और 2 इंटू 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 12, ये भी सही है। तो 6,0 इस पेयर ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन हो गया। अब ऐसे ही एग्जाम्पल 5 में कह रहे हैं ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। तो इसके ग्राफ बना करके देख लेना, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करने वाली लाइन है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ जाएंगे। एग्जाम्पल 6 जो है ये एक्चुअली में एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं टाइम बिताना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, तो कि अगर मैं तुमको इक्वेशन दे दूं तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। बच्चों से कई बार गलती होती है जब इंग्लिश में सवाल लिखा होता है और वो क्या कहते हैं, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में स्किल है कि मेरे पास कोई पैराग्राफ लिखा हो और उसको मैं मैथमेटिकली इक्वेशन में कन्वर्ट कर लूँ। तो देखते क्या कहते हैं, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is two less than twice the number of pants purchased." ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करो हम लोगों ने, इन्होंने बुक में जो लिया वही वेरिएबल ले लेते हैं, इन्होंने पैंट्स को x ले लिया और स्कर्ट को y ले लिया। तो पहली बात क्या हुई, इसको जो वर्ड लिखा है उसको एज सच ही लिखेंगे,
द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, यानी कि y इज का मतलब है इज इक्वल टू 2 लेस देन ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ 2 पैंट माइनस हो गया 2x, और लेस देन मतलब -2, 2x -2, y इज इक्वल टू 2x -2, ये इक्वेशन हो गई। दूसरी बात क्या 2 है, माइनस नहीं, जो स्कर्ट्स हैं वो पैंट के डबल से 2 कम है, ठीक है 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ एक्स, 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ एक्स का मतलब है ट्वाइस एक्स -2, इंग्लिश में वो आगे ठीक है पीछे लिखा जाता है, मैथ में पीछे लिखते हैं -2, और इंग्लिश में वो 2 लेस देन पहले बोल देते हैं। दूसरी बात क्या है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी कि y इज 4 लेस देन 4 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू 4x 4 माइनस 4, ये दूसरी इक्वेशन इन्होंने बता दी। ठीक है, अब एक बार में इक्वेशन बन गई, तो फिर कह रहे हैं हेल्प हर फ्रेंड्स फाइंड टू हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चैंपा बॉट, क्योंकि अभी हम लोगों को इन्होंने ग्राफिकली चीज सिखाई है सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2x -2 और y इज इक्वल टू 4x -4 की यही टेबल बना करके ग्राफ्स बना लेंगे, और फिर इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। आंसर क्या आंसर नहीं समझ आंसर में तो आया बेटा जब तुम सॉल्व करोगी तभी तुमको पता चलेगा, अभी क्या कहते हैं, मैं सॉल्व कराना ही नहीं चाहता, ये तो तुम्हारा काम है ना। अल्टीमेटली क्या हो गया, इक्वेशन तुमको पता चल गई, अब तुम इस इक्वेशन को अपनी तरफ से ग्राफ बनाओ, वैसे तो आंसर ज्यादा को दिखाई दे जा रहा है तो कोई फर्क ही नहीं, 1,0 आंसर है, बट ये हमारे इंटरेस्ट की बात नहीं, तो तुम खुद से सॉल्व करके निकालोगी। तुम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के ग्राफ बना के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको फिर बाद में बुक से चेक कर लेंगे कि सेम 1,0 आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग ये वाला एक्सरसाइज कर लेंगे। हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो गया, अब इसके ये दोनों एग्जाम्पल करो 5 और 6, और उसके बाद ये एक्सरसाइज शुरू हो गई है। एक्सरसाइज 3.2 में 7 क्वेश्चन, आई थिंक 7 क्वेश्चन, और 7 नहीं एक्चुअली ज्यादा ही है, बिकॉज के पार्ट हैं, ये तुमको खुद से करना है। इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि इन्होंने जो एग्जाम्पल लिए उसमें कहीं पर भी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 वाला कंसेप्ट ले लिया, तो वो क्या कहते हैं, उसके भी सवाल होंगे तो उसको खुद से कर लेना। उसमें करना क्या होगा, वही तीनों रेशो निकाल लेने होंगे। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ तो यूनिक सोल्यूशन, अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है तो फिर उसको C1/C2 के भी इक्वल हुआ तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और C1/C2 इक्वल नहीं हुआ तो नो सोल्यूशन। ठीक है, ये बात एग्जाम्पल में नहीं आई, इसको प्रॉब्लम में आएगी, इसको खुद से कर। इसके साथ ही क्लास खत्म करते हैं, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।